जैसे कि दोस्तों आपको पता है 18 सितंबर को हमारा कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते ही जा रहा हूँ। ओके, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। ओके, 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी। आई होप दोस्तों आपने सॉल्यूशन तैयार कर लिए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर क्या है इनका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। ओके, आप क्या है सॉल्यूशन बता दीजिए, समझा दीजिए। तो अब मैं आपको क्या है एक एक क्वेश्चन का बेहतरीन सॉल्यूशन बताऊंगा, समझाऊंगा। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और जितने क्वेश्चन बताऊं तैयार कर लेते हैं। आप क्या है त्रैमासिक परीक्षा का टॉपर बनेंगे। ओके, और एक बात और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जो आपके त्रैमासिक परीक्षा के पेपर बन रहे हैं, आपके मध्य प्रदेश से 55 जिले हैं तो 55 टाइप के पेपर बनेंगे। हर जिला का अलग अलग पेपर रहने वाला है। ओके, तो आप क्या है फेक पेपर के चक्कर में न रहकर आप क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करें। जो मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें तैयार कर लेते हैं। त्रैमासिक परीक्षा में नहीं, मैं सीधे डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम की तो गारंटी लेता हूँ। बोर्ड एग्जाम में आप बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है 2 अंकी महत्व से समझते हैं कि क्वेश्चन पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा पूछी जा रही है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र से आशय उस अर्थशास्त्र से है जिसमें व्यक्तित्व इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सिंगल चीज का किया जाता है। जैसे व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है। हेडरसन और क्वांट के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र की अपनी परिभाषा क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के सुपरिभाषित समूह के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि का मतलब होता है एक इकाई की अध्ययन करना होगा। समष्टि में क्या है पूरे समूह का अध्ययन किया जाता है। ये हो जाता है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या से क्या आशय है। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन कौन सी है? तो अर्थशास्त्र की केवल 3 केंद्रीय समस्या है। कौन कौन सी केंद्रीय समस्या है? 3। पहली समस्या है क्या व कितना उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, तीसरा है किसके लिए उत्पादन किया जाए। केवल ये 3 समस्या होती है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या। तीनों समस्या को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्या व कितना उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये है आपकी अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या। इससे हमेशा वस्तुनिष्ठ भी बनता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो वस्तुनिष्ठ भी से कवर कर लेंगे। अब आप चाहते हैं कि अलग से मैं वस्तुनिष्ठ आपको करवा दूं त्रैमासिक परीक्षा के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र क्या है। उत्पादन संभावना वक्र पूछा जा रहा है। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है हमारा? एक उत्पादन संभावना रेखा चुनावों की सूची को बताती है। अर्थशास्त्री केंद्रीय समस्याओं के विश्लेषण के लिए प्राय इस प्रकार की रेखा चित्र का प्रयोग करते हैं जो समय विशेष पर अर्थशास्त्रों के उत्पादन संभावना को प्रदर्शित करती है। अगर मैं नाम परिभाषा पूछेगा उत्पादन संभावना वक्र तो आपको लिखना है आपकी सेल्यूलर के अनुसार परिभाषा दी हुई है कि एक उत्पादन संभावना रेखा चुनावों की सूची को बताती है। चुनावों की सूची को बताती है आपकी उत्पादन संभावना वक्र। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है उत्पत्ति हास के नियम की परिभाषा लिखिए। उत्पत्ति हास का नियम आपसे पूछा जा रहा है। ये आपका दिया हुआ उत्पत्ति हास के नियम। ओके, उत्पत्ति हास नियम की परिभाषा क्या है आपकी? यदि कृषि कला में किसी प्रकार का सुधार न हुआ हो तो भूमि पर उपयोग की गई पूंजी और श्रम की मात्रा में वृद्धि होने पर समानता कुल उपज के अनुपात को से कम वृद्धि होती है। ये आपकी प्रोफेसर मार्शल के अनुसार दिया हुआ है उत्पत्ति हास का नियम। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत लागत और औसत लागत में अंतर लिखिए। दोस्तों आपका ये दिया हुआ सीमांत व औसत लागत में अंतर इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट दिए, दोनों पॉइंट को आपको तैयार कर लीजिए। अच्छे से आपको पढ़ लेना है। सीमांत लागत को पहले अलग से तैयार कर लीजिएगा क्या होती है, औसत लागत क्या होती है, अवसर लागत क्या है, कुल लागत क्या है, ये सब टॉपिक आपको क्या है पता होने चाहिए। 2 नंबर के आपके रहते हैं। ओके, स्थिर लागत क्या है। ओके, तो ये सभी आपको टॉपिक जरूर तैयार कर लीजिएगा जो मैं आपको बताया है। ये कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। तो उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को क्या उच्चतम निर्धारित कीमत सीमा कहते हैं। मतलब क्या उच्चतम निर्धारित सीमा मतलब जो निर्धारित की गई है, जो सरकार द्वारा जो रेट निर्धारित की जो कीमत किसी वस्तु के निर्धारित किए गए हैं उससे ज्यादा अगर हमें मिलना है तुम्हारा क्या है उच्चतम निर्धारित सीमा कहलाएगी। मतलब निर्धारित कीमत से ज्यादा कीमत मिलना उच्चतम निर्धारित कीमत। सिंपल है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बाजार संतुलन से आशय लिखिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बाजार संतुलन से आशय। तो बाजार संतुलन हमारा क्या कहलाता है? बाजार संतुलन मूल्य से तात्पर्य ऐसे मूल्य से है जो मूल्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी मांग एवं पूर्ति की शक्तियों पर निर्धारित होता है। मतलब किसी वस्तु का जो मूल्य है वो किस पर डिपेंड करता है? उसकी डिमांड और सप्लाई पर, यानी उसकी मांग और पूर्ति पर डिपेंड करता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमत सीमा में मांग आधिक्य की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। चलिए इसे समझ लेते हैं। कीमत सीमा में मांग की आधिक्य समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो कीमत सीमा में बाजार कीमत से कम कीमत पर आवश्यक वस्तुओं की कीमत सरकार द्वारा निर्धारित की गई जाती है, जिससे मांग बहुत बढ़ जाती है।
और मांग अधिक की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ओके, कब ये आपके जो कीमत सीमा में मांग की अधिकता की समस्या कब कैसे उत्पन्न हो जाती है, क्यों उत्पन्न होती है? इसमें क्या होता है, जो सरकार हो जो किसी वस्तु की कीमत जितनी है उससे कम कीमत निर्धारित कर देगी, कम कीमत निर्धारित कर देगी, मतलब सस्ती हो जाएगी तो क्या है, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा मांग करेंगे और मांग अधिक की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट रेखा क्या है? चलिए इसे समझ लेते हैं। बाकी जितने ही क्वेश्चन बता रहा हूँ अगर आप देखना चाहते हैं, ओके, तो पीडीएफ देखना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट अनुरागासाडीclasses.com से आप देख सकते हैं। गूगल पर दोस्तों जाइए, सर्च करिए अनुरागासाडी क्लासेस, सबसे पहले आपको वेबसाइट मिलेगी, ओपन करके आप क्या है अपने चैप्टर के अपने सब्जेक्ट के आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। बजट रेखा क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो बजट रेखा हमारा क्या है, बजट रेखा है, बजट लाइन का है। तो यह दो वस्तुओं के संभावित सभी संयोगों का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व कहलाता है, जिन्हें दी गई आय तथा कीमतों से इस प्रकार खरीदा जा सकता है कि ताकि प्रत्येक संयोग की लागत उपभोक्ता की मौद्रिक आय के बराबर हो। यह आपका कहलाता है बजट रेखा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि पूरक वस्तुओं किसे कहते हैं और मांग का नियम क्या है? तो देख लेते हैं पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरक वस्तुएं, स्थापन वस्तु, दोनों के बारे में आपको तैयार करके रखना है, ऑब्जेक्ट यहाँ से अक्सर बनता है। ओके, तो पूरक वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जो किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरी वस्तु के साथ प्रयुक्त होती हैं, जैसे पेन के साथ स्याही, कार के साथ पेट्रोल। मतलब एक चीज दूसरी पर निर्भर है। ओके, अगर स्याही की कीमत बढ़ जाती है तो पेन की कीमत भी बढ़ जाएगी। ओके, इस प्रकार से पर डिपेंड हो, इसमें दो वस्तुओं का जो जोड़ा होता है वो एक दूसरे पर डिपेंड होता है। ओके, ये यहाँ रहता है पूरक वस्तुएं। स्थापन वस्तुएं क्या होती है? स्थापन वस्तुएं क्या है, हम एक के स्थान पर अगर एक नहीं मिल रही है तो हम दूसरे का यूज कर लेते हैं, जैसे चाय और कॉफी का एग्जांपल हो जाता है, कोका कोला और पेप्सी का हो जाता है। तो ये आपका होते हैं स्थापन वस्तुएं कहलाती हैं। अगर मान लीजिए मुझे चाय की कीमत बढ़ जाती है तो चाय को न पीकर मैं कॉफी सस्ती है तो मैं क्या कॉफी को पीने लगूंगा। इस प्रकार से एक के स्थान पर हम क्या दूसरे का उपयोग करने लगते हैं, वो स्थापन वस्तु है। पूरक वस्तु में क्या है, एक वस्तु दूसरे पर डिपेंड रहती है। आगे नेक्स्ट हमारा मांग का नियम को तैयार कर लेना है। तो जब किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि के कारण मांग में कमी और कीमत में कमी के कारण मांग वृद्धि होती है तो इस प्रवृत्ति को क्या है, मांग का नियम कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो मांग का नियम क्या है, किसी वस्तु की अगर क्या हो जाते हैं, पैसे बढ़ जाते हैं, किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी क्या हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी, और किसी वस्तु की अगर जो आपका कीमत है वो कम हो जाती है तो मांग क्या है, बढ़ जाएगी। सिंपल है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संतुलन का अर्थ बताइए। उपभोक्ता संतुलन का अर्थ पूछा जा रहा है। उपभोक्ता संतुलन का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, उपभोक्ता के खर्च की वह दशा उपभोक्ता संतुलन कहलाती है जहां उपभोक्ता को अपने न्यूनतम खर्च से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। अर्थात उपभोक्ता संतुलन उस स्थिति को कहते हैं जहां उपभोक्ता किसी दी हुई दशा में अधिकतम लाभ और संतुष्ट हो। उपभोक्ता संतुलन का मतलब क्या हो जाता है, उपभोक्ता के खर्चे की दशा में, मतलब उपभोक्ता के पास जितना बजट है उसके अकॉर्डिंग उसे क्या है, ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो। ओके, ये आपको कहलाएगा उपभोक्ता संतुलन। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन लागत से क्या आशय है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो उत्पादन लागत का आशय उन सभी भुगतानों से जो उत्पादन पर व्यय किए गए हैं, भले ही इसमें उत्पादन द्वारा प्रदान की गई पूंजी, भूमि, श्रम आदि सेवाओं का पुरस्कार भी शामिल है। साइसी का समान लाभ भी इसे सम्मिलित होता है। ये होता है आपका उत्पादन लागत। ओके, उत्पादन लागत मतलब जब भी कोई बिजनेस खोलते हैं तो उसमें कितनी हमें लागत लग रही है, शुरुआत में जो पैसे में लगाना पड़ता है वो उत्पादन लागत के अंतर्गत आएगा हमारा। ओके, तो जो उत्पादन में व्यय किए गए हो, चाहे वो आपका चाहे पूंजी हो, भूमि भी इसमें एक आपका व्यय हो जाता है, एक श्रम आप जो मेहनत कर रहे हैं वो भी आपका क्या है कि लागत है आपकी। ओके, तो ये सब आपके क्या उत्पादन लागत में शामिल होंगे। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सीमांत लागत से क्या तात्पर्य है, इंपॉर्टेंट है। और जो एक वाक्य जो आपके 2 नंबर वाले प्रश्न है ये आपके पेपर में एक वाक्य में के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। सीमांत लागत क्या होता है, उत्पादन की मात्रा में एक इकाई के बढ़ाने या घटाने पर कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत लागत माना जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 ही लाइन का है आपका परिभाषा, लेकिन तैयार अच्छे से कर लिए, बिल्कुल सिंपल है। उत्पादन की मात्रा में एक इकाई उत्पादन की लागत को बढ़ाने या घटाने में जो कुल लागत में परिवर्तन आ रहा है। ओके, जो कुल लागत में परिवर्तन आ रहा है उसे हम क्या है, सीमांत लागत कहा जाता है। दूसरे शब्दों में वर्तमान में जितना उत्पादन हो रहा है उसमें एक इकाई अधिक या कम उत्पादन करने से कुल लागत में जो कमी या वृद्धि होती है उसे हम क्या है, सीमांत लागत कहते हैं। सिंपल है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। दोस्तों में क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या है, गुण या 4 विशेषता बतानी है, तो ये आपकी विशेषताएं दी है, तैयार अच्छे से कर लीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है, कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है। दूसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र के छोटे छोटे अंशों का अध्ययन किया जाता है, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, अर्थशास्त्र के छोटे छोटे हिस्सों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तु की कीमत,
उत्पादन के साधनों की कीमत आदि का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है। दी हो जाती है दोस्तों आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12 इकोनॉमिक सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, ओके, त्रैमासिक परीक्षा की नहीं, अर्धवार्षिक और आपकी फाइनल एग्जाम तक, तो आप अनुराग सारी क्लासेस के क्लास 12 इकोनॉमिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इकोनॉमिक्स के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में मिलेगा क्या? कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, प्रॉपर रूप से आप जिससे तैयारी कर पाए। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? चलिए इसे देख लेते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपका दिया हुआ लॉन्ग में थोड़ा सा आपको पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। ओके, फिर थोड़ा आप इसे अपनी भाषा में लिख सकते हैं। बाजार व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु तथा सेवा की एक निर्धारित कीमत होती है। क्रेताओं तथा विक्रेताओं का परस्पर इसी कीमत पर विनिमय होता है। बाजार के बारे में बताना, बाजार के बारे में, तो बाजार में हम जानते जाते हैं तो हर एक वस्तु या सेवा की क्या होती है, एक फिक्स कीमत होती है, जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं को परस्पर क्या है, कीमत का विनिमय करना पड़ता है। साधारणतः समाज में किसी वस्तु या सेवा का जैसा मूल्यांकन करता है, कीमत उसी मूल्यांकन पर निर्धारित होती है। यदि क्रेता किसी वस्तु का अधिक मात्रा में मांग करते हैं तो उस वस्तु की कीमत वृद्धि हो जाती है, मतलब उसकी क्या है, डिमांड ज्यादा होती है तो कीमत में आपकी क्या है, अधिक हो जाएगी। इसी प्रकार वस्तु और सेवाओं की कीमतें बाजार में सभी व्यक्तियों को महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती हैं, जिससे बाजार तंत्र में समन्वय स्थापित हो जाता है। अतः बाजार अर्थव्यवस्था उन केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस वस्तु और किस मात्रा में उत्पादन किया जाना है, कीमत के इन्हीं संकेतों द्वारा आर्थिक क्रियाकलापों का समन्वय होता है। बाजार के अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है, बाकी आपका मेन आंसर आपके 2 लाइन में बताया गया है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। कंप्लीट होता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आया था। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग का अर्थ लिखिए। मांग का अर्थ पूछा जा रहा है, तो मांग का अर्थ क्या है, एक ही वस्तु एक दी हुई वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है होता है जिन्हें उपभोक्ता एक बाजार में किसी दिए हुए समय में विभिन्न मूल्यों पर क्रय करते हैं। वस्तु के लिए केवल इच्छा का होना ही वस्तु की मांग नहीं, अपितु उस इच्छा की पूर्ति के लिए व्यक्तियों के पास साधन भी होने चाहिए। मतलब मांग का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई वस्तु को खरीदना चाहता हूँ, कोई वस्तु को अगर मैं खरीदना चाहता हूँ तो वो मांग कहलाएगी। मांग तब तक निकलेगी जब तक मेरे पास उसके पैसे ना हो, और मेरे पास इच्छा के साथ साथ पैसे भी होने चाहिए, और पैसे होने के साथ साथ खरीदने के लिए मन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अगर मेरे पास इच्छा भी है, पैसे भी है, लेकिन मैं पैसे को खर्च नहीं करना चाहता, यानी कंजूस हो गए। तो ये तीनों चीज होने चाहिए। पहली बात क्या है, आपकी इच्छा होनी चाहिए, फिर आपके पास पैसे होने चाहिए, और आप पैसे खर्च करने की भी इच्छा होनी चाहिए, मतलब पैसे खर्च करना भी चाहें, तब वो आपकी मांग कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा है, मांग की लोच। मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं? मांग की कीमत लोच के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या होता है मांग की कीमत लोच? कि मांग की कीमत लोच वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु के मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन की, अर्थात यह कीमत में थोड़े से परिवर्तन के प्रत्युत्तर मांग में की गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, औसत उत्पादन किसे कहते हैं? औसत उत्पादन किसे कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो औसत उत्पादन हमारा क्या है, इसे देख लेते हैं हम। कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में भाग देने पर औसत उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार औसत उत्पादन का आशय परिवर्तनशील साधन का प्रति इकाई उत्पादन से है। सूत्र किस प्रकार से होगा, औसत उत्पादन एपी बराबर कुल उत्पाद परिवर्तन साधनों की इकाइयों में संख्या, ये आपका होगा। ओके, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल परिवर्ती लागत और कुल स्थिर लागत में अंतर लिखिए। ओके, तो मैं आपको बता देता हूं, पहले आपका कुल परिवर्तनशील लागत क्या कहलाती है, फिर स्थिर लागत देख लीजिएगा। तो यह उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों के प्रयोग के लागत परिवर्तनशील लागत कहलाती है। उसकी आपका पूरा दिया हुआ है। फिर स्थिर लागत के बारे में आपको तैयार कर लेना है, फिर इसमें आपस प्रकार से अंतर आप लिख सकते हैं। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु की अधिमांग है। इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है, यदि उस कीमत पर बाजार पूर्ति से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में अधिमांग कहलाती है। फिर नेक्स्ट आपको इसी के साथ तैयार कर लेना है, हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु की अधिपूर्ति है। तो यदि किसी कीमत पर बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार अधिपूर्ति हो जाए। बोर्ड एग्जाम 2020 में ये दोनों क्वेश्चन आए थे। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीमत सीमा क्या है। फिर नेक्स्ट, आदर्श हाथ किसे कहते हैं।
ये पेपर में चाहे आपका उच्चतम निर्धारित कीमत पूछा है, चाहे कीमत सीमा पूछी हो, वैसे भी आपको ये समझा चुका हूँ। आगे नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा था कि आदर्श हाथ किसे कहते हैं। आदर्श हाथ किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ के समय पर यह मान्यता रही है कि जब भी बाजार में असंतुलन होता है तो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में एक आदर्श हाथ कीमतों में परिवर्तित कर देता है। हमारी अंतर्दृष्टि भी यही कहती है कि आदर्श हाथ अधिमांग की स्थिति में कीमतों में वृद्धि तथा अधिपूर्ति के स्थिति में कीमतों में कमी करेगा। तो ये हमारा कहलाता आदर्श हाथ। इस प्रकार से दोस्तों हमने कवर किए क्लास 12th इकोनॉमिक्स के 2 अंकीय महत्व प्रश्न उत्तर सहित। आगे वीडियो हम 3 अंकीय और 4 अंकीय महत्व प्रश्न देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।